बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इकोसोनॉइड्स। हमने देखने के इकोसोनॉइड्स क्या होते हैं, इनकी फर्दर कैटेगरीज क्या हैं, हम देखेंगे कि इनकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है और थेरेप्यूटिक रोल क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसोनॉइड्स। इकोसोनॉइड्स आर बेसिकली द डेरिवेटिव्स ऑफ एराकिडोनिक एसिड। 20 कार्बन कंपाउंड है एराकिडोनिक एसिड। इनके डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं? इकोसोनॉइड्स। अब इनके डेरिवेटिव्स दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और एक वो होते हैं जिनका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। जो जिनका साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उनको हम क्या कहेंगे? प्रोस्टेनॉइड्स। क्या कहेंगे? प्रोस्टेनॉइड्स। PROSTANOIDS, प्रोस्टेनॉइड्स। और दूसरे को हम क्या कहेंगे? जिनका लीनियर स्ट्रक्चर होगा उनको कहेंगे ल्यूकोट्राइन्स। क्या कहेंगे? ल्यूकोट्राइन्स। तो जो प्रोस्टेनॉइड्स हैं इनको हमने फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। 3 कैटेगरीज हैं इनकी फर्दर: प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं हम इनकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं और फिर इनके थेरेप्यूटिक रोल पे आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं फॉर द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। क्या करेंगे? वेजोडाइलेशन कराएंगे। वेजोडाइलेशन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोफेजेस एंटर होंगे और वो इन्फेक्शन साइट की तरफ माइग्रेट करेंगे। ठीक है, जब वो इन्फेक्शन साइट की तरफ माइग्रेट करेंगे और फिर वो वहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। यानी कि बेसिक रोल इनका किस में है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में है कि वेजोडाइलेशन होगी, कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा फ्लूइड भी ज़्यादा मूव करेगा, मैक्रोफेजेस भी ज़्यादा मूव करेंगे और साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाके वो अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा वेजोडाइलेशन करा रहे हैं, वेजोडाइलेशन कराएंगे तो हमारे पास प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और ये एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे एक्ट करेंगे। किसके तौर पे एक्ट करेंगे? एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे एक्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये कैपिलरी परमिएबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और स्मूथ मसल्स पे इनका क्या एक्शन है? स्मूथ मसल्स की इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है कि स्मूथ मसल्स जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के होंगे और जो यूटेराइन स्मूथ मसल्स होंगे उनकी कॉन्ट्रैक्शन का बायस बनेंगे। ठीक है, और जो ब्रोंकियल मसल्स हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मसल्स हैं, उनकी रिलैक्सेशन का बायस बनेंगे। जब रिलैक्सेशन का बायस बनेंगे तो किस लिए इंपॉर्टेंट होंगे? किन पेशेंट्स के लिए? वेरी गुड, एजमेटिक पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे अगर जो है ये रेस्पिरेटरी मसल्स को रिलैक्स करवा रहे हैं, क्योंकि उनमें रेस्पिरेटरी मसल्स की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। और दूसरा क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द यूटेराइन मसल्स। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं GIT से के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस किस तरह से अफेक्ट करेंगे? ये इस तरह से अफेक्ट करेंगे कि तो जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं वो इनहिबिट हो जाएंगी। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस क्या होंगी? इनहिबिट हो जाएंगी। जब गैस्ट्रिक सिक्रीशंस इनहिबिट हो जाएंगी तो उन जो पेशेंट्स हैं जिनकी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होंगे। तो कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं? रियली गुड, अल्सर के जो पेशेंट्स होंगे, गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट्स के लिए उन रिलीफ का काम करेंगे ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, इसके अलावा जो पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकस है, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल म्यूकस है, उसकी सिक्रीशन को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो स्पेसिफिकली गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए ये यूज़ होंगे। ठीक है, किसके लिए यूज़ होंगे? गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए यूज़ होंगे। और अगर इन्हें ओरली लिया जाए तो वाटरी डायरिया इनका साइड इफ़ेक्ट होगा ओरली लेने से। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को अगर ओरली लें तो क्या साइड इफ़ेक्ट होगा? वाटरी डायरिया। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं कि प्लेटलेट एग्रीगेशन पे ये कैसा अफेक्ट कर रहे हैं? इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को। क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को। इसके बाद आ जाते हैं रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में हमें पहले ही पता है कि हमारी कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ गई है। कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ गई है तो जो फ्लूइड हमारे पास किडनीज़ में जा रहा है फ़िल्टर होने के लिए वो भी बढ़ जाएगा और उसका फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। हमारे पास ये रीनल प्लाज्मा फ्लो को भी बढ़ाएगा। और इसका एक्शन किस तरह से होता है कि साइक्लिन के AMP को ये मेडिएट कराता है जो कि अपोज करता है द एक्शन ऑफ ADH। किसको? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के एक्शन को अपोज करेगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और आउटपुट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम बढ़ जाएगा। जब सोडियम एंड पोटासियम का आउटपुट बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? नाट्रियूरेसिस एंड केलियूरेसिस, नाट्रियूरेसिस एंड केलियूरेसिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट हो गया तो फिर हमारे पास जो किडनी के जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं ये रेनिन फॉर्मेशन कराएंगे टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में भी काम आ गया और ये क्या कर रहा है? ज़्यादा यूरिन को एक्सक्रीट करा रहे हैं तो किस लिए काम आएगा? एज एन एंटी हाइपरटेंसिव काम आएगा। कैसे काम आएगा? एज एन एंटी हाइपरटेंसिव काम आएगा। ठीक है, तो अब इसके हम थेरेप्यूटिक रोल्स को देख लेते हैं
क्योंकि ये ल्यूटियोलाइसिस कराता है, क्या कराता है, ल्यूटियोलाइसिस कराता है, डिग्रेडेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कराता है, ठीक है। तो फिर उसमें से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा होता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जब वो नहीं होगा, ल्यूटियोलाइसिस हो जाएगा, तो थेरेप्यूटिक एबॉर्शन के लिए ये काम आएगा। किसके लिए काम आएगा? थेरेप्यूटिक एबॉर्शन के लिए काम आएगा इन द मिड ट्राइमेस्टर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर्स के ट्रीटमेंट के लिए काम आएगा, मैंने पहले ही बताया है, प्रिवेंट्स एस्थमा। इसके अलावा इसका पैराथायरॉयड हार्मोन लाइक एक्शन है, जिसकी वजह से ये क्या करा सकता है, हाइपरकैलेसीमिया क्या करा सकता है, हाइपरकैलेसीमिया करा सकता है, स्टेरॉयड जेनेसिस को बढ़ा देता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और इंसुलिन लाइक एक्शन होता है इसका, इसलिए क्या करता है, हमारे पास ग्लूकोजेनेसिस को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा देता है, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ एसोसिएटेड विद फीवर, और ये जो हमारे पास जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, वहाँ के जो रिसेप्टर्स हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई इन्फेक्शन साइट होगी, वहाँ के जो नोसिसेप्टिव रिसेप्टर्स हैं उनको मज़ीद सेंसिटाइज़ कर देगी। क्या कर देगी? सेंसिटाइज़ कर देगी। इसलिए वो मोर प्रोन टू पेन होंगे। क्या होंगे? मोर प्रोन टू पेन होंगे। हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए। क्या क्या इनका रोल है? वेज़ोडाइलेशन करा रहे हैं, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी करा रहे हैं और रिलैक्सेशन भी करा रहे हैं, ब्रोंकियल मसल्स की रिलैक्सेशन करा रहे हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर्स में काम आ रहे हैं, यानी कि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं उनको कम कर देंगे, और बाकी दोनों पेंक्रियाटिक और जो हमारे पास इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं उनको बढ़ा देंगे। प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनेबल करेंगे। अब आ जाते हैं प्रोस्टासाइक्लिन्स पर। प्रोस्टासाइक्लिन्स भी वेज़ोडाइलेशन कराएंगे और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे। वेज़ोडाइलेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। इसके अलावा ये हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशन को ये भी इनहिबिट करें। इनका तकरीबन जो है वो सेम है एक्शन, ठीक है। बस ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करा रहे हैं। ये देखें अभी तक सारे फंक्शन सेम है, बस यहाँ पे हमारे पास स्मूथ मसल में थोड़ी सी वेरिएशन थी। यहाँ पे हमारे पास स्मूथ मसल सारे के सारे ही रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी इनहिबिट हो गई, प्लेटलेट एग्रीगेशन भी इनहिबिट करते हैं और इंक्रीज रेनिन प्रोडक्शन कराते हैं, जो कि हमारे पास अगेन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। रेनिन क्या करती है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, और ये भी हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देंगे। यानी तकरीबन इसका सारा जो इफेक्ट है वो सेम ही है एज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। Thus, it is used as an hypertensive and specifically as in pulmonary hypertensive, antihypertensive। और जो हमारे पास थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाता है कि अगर हमारे पास कोई क्लॉट है वो हमारी लंग्स में जाके फंस गया है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ होगी। उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन हो रही होगी उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ होगी। इसके अलावा हमारे पास वेज़ोडाइलेशन कराती है। ये क्या करा रही थी? वेज़ोडाइलेशन करा रही थी। तो ऐसी डिजीज़ में भी यूज़ होगी जहाँ पे वेज़ोस्पेज़म हो जाए। और वेज़ोडाइलेशन कराएगी तो ब्लड फ्लो को क्या करा रही है? इंक्रीज़ करा रही है। ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करा देती है वेज़ोडाइलेशन, और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करा देती है। तो इसी वजह से ये क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में भी यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं थ्रोम्बोक्सिन्स पे। थ्रोम्बोक्सिन्स क्या है? हमारे पास इकोसापेंटेनोइक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। क्या है? इकोसापेंटेनोइक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। ये जो इकोसापेंटेनोइक एसिड हैं ये होता है हमारे पास फ़िश में, ठीक है। अगर फ़िश ऑयल्स में इकोसापेंटेनोइक एसिड होगा और वो कोलेस्ट्रॉल की जो है डिक्रीज़ कर देगा। किसको डिक्रीज़ कर देगा? कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ कर देगा और ट्राइसाइक्लिसराइड्स को डिक्रीज़ करेगा। इनकी डिक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे, और थ्रोम्बोक्सिन्स का डिक्रीज़ होना बहुत मतलब हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे MI या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो फ़िश ऑयल है वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। क्या होगा कि इकोसापेंटेनोइक एसिड आएगा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइसाइक्लिसराइड को कम कर देगा और थ्रोम्बोक्सिन्स को भी कम कर देगा। थ्रोम्बोक्सिन्स को कम कर देगा तो क्या होगा? हमारे पास MI के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। क्या कराता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है और स्मूथ मसल्स की भी कॉन्ट्रैक्शन कराता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ये इंक्रीज़ करा देता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। किसको इंक्रीज़ करा देता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन को इंक्रीज़ करा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी करा रहा है, स्मूथ मसल्स की वेजो कंस्ट्रक्शन भी करा रहा है, ठीक है। तो जब ये सब करेगा तो ये हमारे पास क्लॉट फॉर्मेशन के लिए ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, और प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। और इसके अलावा ये रिड्यूस कराता है MI के चांसेस को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ल्यूकोट्राइन्स पे। ल्यूकोट्राइन हमारे पास वो वाले इकोसानोइड्स थे जो कि लीनियर डेरिवेटिव्स थे एराकिडोनिक एसिड के। तो इनका इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली ये हमारे पास वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं। वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं तो ज़्यादा मैक्रोफेजेस ट्रैवल करेंगे, इसीलिए इनका ज़्यादातर रोल
जो है हमारे पास इन्फेक्शन को जो है किल करने में होता है। और ल्यूकोट्राइन्स एज द नेम शोज़ कि ये सिंथेसाइज भी होते हैं और सिक्रीट भी होते हैं बाय द ल्यूकोसाइट्स और द वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे पास इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। तो ये जो भी सब्सटेंसेस सिक्रीट करेंगे वो भी हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्सेज में रोल प्ले करेंगे। जैसे ये इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करेगा और पेन को बढ़ा देगा, ज़्यादा नोसिसेप्टिव सेंसेशंस को सेंसिटाइज कर देगा। फीवर में भी ये इन्वॉल्व होते हैं और इसके अलावा ये वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा मैक्रोफेजेस ट्रैवल कर सकते हैं और वो अपना एक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, पावरफुल ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा स्मूथ मसल्स की। जब ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं तो जिनके इनके एंटागनिस्ट होंगे वो उनका थेरेप्यूटिक रोल होगा। क्या होगा? इनके एंटागनिस्ट का थेरेप्यूटिक रोल होगा और वो रिलीव करेंगे एजमेटिक पेशेंट्स को। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की मैनेजमेंट में भी काम आते हैं ल्यूकोट्राइन्स। अब हम आ जाते हैं इनके थेरेप्यूटिक रोल पे। थेरेप्यूटिक रोल क्या है कि हमारे पास हमने देखा कि ये जो है ल्यूकोसाइट से रिलीज़ हो रहे हैं। ल्यूकोसाइट से रिलीज़ हो रहे हैं इसलिए जो भी हमारे पास इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ होंगी उनमें ये काम आएंगे। तो ये एटॉपिक डर्माटाइटिस में काम की मैनेजमेंट में रोल प्ले करते हैं। उर्टिकेरिया जो है इसको मैनेज करेंगे ल्यूकोट्राइन के एंटागोनिस्ट। ठीक है, एस्थमा भी मैंने आपको बताया है कि पावरफुल ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स हैं तो इनके एंटागोनिस्ट एस्थमा को रिलीज़ करेंगे। एलर्जिक हो जाएगी तो भी हमारे पास ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा तो उसके लिए भी इनके एंटागोनिस्ट काम आएंगे कि वो जो है इनको ब्लॉक कर देंगे। जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देंगे। जब ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो जो एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेरीऑर्बिटल एडीमा, ये क्या है कि ऑपरेशन के बाद जो आइज़ के हमारे पास ऑर्बिट्स हैं इनके इर्द गिर्द एडीमा हो जाता है। ये हमारे पास वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करे थे, इसका मतलब है एडीमा ये कॉज करेंगे। जब ये एडीमा कॉज करेंगे तो इनका अगर हम ब्लॉक कर दें या इनके एंटागोनिस्ट यूज़ करें तो क्या होगा कि वेरी ऑर्बिटल एडीमा का भी हम इलाज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल।